कोई भला क्लू ढूंढेगा कैसे। तभी पीछे से माइक हाथ में एक मछली पकड़ने का कांटा लेकर आया। उसे वो एक पेड़ के ऊपर दिखा था और माइक ने उसे क्लू के तौर पर पेड़ से उतार लिया था। तभी जोई को जैकेट की जेब में एक कंपास मिला, लेकिन वो कंपास नॉर्थ डायरेक्शन के बजाय किसी और ही डायरेक्शन की तरफ नॉर्थ साइन दिखा रहा था। जोई कंपास में दिखा रहे डायरेक्शन का पीछा करने लगी और आखिरकार उसे पता चला कि वो मैग्नेटिक कंपास एक पोलर बियर के पुतले की तरफ इशारा कर रहा था। जोई ने उस पुतले के मुंह में हाथ डालकर देखा। जोई को उसके अंदर एक मैग्नेट मिला। वो उस मैग्नेट को लेकर तुरंत बाकी कंटेस्टेंट्स के पास गई और उन्हें वो मैग्नेट दिखाया। फिर उन सब ने मैग्नेट को मछली के कांटे से लटकाया और फिशिंग होल में डाला। वो फिशिंग होल काफी गहरा था। आखिरकार वो मैग्नेट होल के अंदर किसी चीज से जाकर चिपक गया। वो चीज काफी भारी मालूम पड़ रही थी। जब उसने उस चीज को बाहर निकाला तो पता चला कि वो चीज एक चाबी थी, जिसे एक काफी बड़े आइस ब्लॉक के बीच में पैक किया गया था। खुशकिस्मती से बेन के पास लाइटर भी था, लेकिन बदतमीज बेन उन सबसे दूर जाकर सिगरेट पी रहा था। जब बाकी सब ने उससे लाइटर मांगा तब बेन ने दूर से ही लाइटर फर्श पर फेंक दिया। डैनी बेन के बर्ताव को नजरअंदाज करके उस लाइटर को लाने आगे गया। डैनी ने लाइटर उठाया और वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट गई और वो सीधे नीचे ठंडे पानी में जा गिरा। सबको अब तक लग रहा था कि बर्फ के नीचे फर्श होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। डैनी उस ठंडे पानी के बहाव में बहता जा रहा था। सबने उसे बचाने की काफी कोशिश की, पर सब बेकार। आखिरकार डैनी को बर्फीले पानी में ही समाधि मिल गई। डैनी की मौत से सबको धक्का सा लग गया था। इसके लिए सभी बेन को जिम्मेदार मानने लगे और उनके बीच बहस होने लगी। लेकिन अंत में सबने फैसला किया कि अगर उन्हें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो इस गेम को पूरा करना ही होगा और इसके लिए उन्हें लड़ना छोड़कर क्लूज ढूंढने होंगे। पर लाइटर भी डैनी के साथ साथ पानी में चला गया था। तब सबने मिलकर उस बर्फ को अपने शरीर की गर्मी से पिघलाने का तय किया। सबने उस बर्फ पर अपने हाथ रखे और अपने शरीर की गर्मी से उसे पिघलाने लगे। उनकी ये तरकीब काम भी कर रही थी। अब बस थोड़ी सी ही बर्फ पिघलनी बाकी थी, उसके बाद चाबी उनके पास होती। पर ठंड की वजह से बाकी सबकी हालत खराब हो गई थी और तभी माइक ठंड के कारण वहीं बेहोश हो गया। तभी जेसन को दिखा कि उन्होंने चाबी को निकाल सके इतनी बर्फ पिघला ली थी। उसने चाबी को बाहर निकाला और दरवाजे को ढूंढने लगा। चारों तरफ धुआं था, इस वजह से दरवाजा ढूंढने में भी कठिनाई हो रही थी। पर आखिरकार दरवाजा मिल ही गया। लेकिन ये क्या, उसमें चाबी लगाने के बाद भी दरवाजा खुल नहीं रहा था। तभी जोई की नजर उनके पीछे गई। उनके पीछे एक दरवाजा खुल गया था। वे सब तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागने लगे। तभी उस बर्फ से बनी फर्श में छोटे छोटे धमाके होने लगे और पूरी फर्श टुकड़ों में बिखरने लगी। पर आखिरकार सब सही सलामत अगले कमरे तक पहुंच ही गए। ये कमरा अपने आप में ही एक अजूबा था, क्योंकि ये कमरा पूरी तरह से उल्टा था। जो चीजें जमीन पर होनी चाहिए थी वो छत से चिपकी हुई थी, तो वहीं जो चीजें छत पर होती थी वो चीजें जमीन पर थी। जैसे सारे पंखे जमीन पर उल्टे घूम रहे थे, तो वहीं पूल टेबल छत से चिपका हुआ था। तभी पूरा कमरा अपने आप हिलने लगा, मानो भूकंप आया हो। अगले ही पल वो कमरा किसी लिफ्ट की तरह ऊपर जाने लगा और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर रुक गया। इसके बाद छत पर चिपके पूल टेबल पर रखा फोन बज उठा। माइक और बाकी कंटेस्टेंट ये सोच ही रहे थे कि उस फोन को कैसे उठाया जाए। उतने में ही वो फोन अपने आप नीचे गिरा। जब माइक ने उस फोन को अपने कान पर लगाया तब अचानक कानों के पर्दे फाड़ कर रखने वाली तीखी आवाज गूंज उठी और अगले ही पल लाउड म्यूजिक बजने लगा। तभी जेसन की नजर एक दरवाजे पर गई, जो शायद वहां से बाहर निकलने का दरवाजा था। हालांकि उस दरवाजे को खोलने का डोर नॉब नहीं था। जेसन ने अंदाजा लगाया कि शायद उन्हें दरवाजा खोलकर इस रूम को पार करने के लिए डोर नॉब ढूंढना होगा। तभी माइक की नजर छत से चिपके 8 बॉल पूल टेबल पर गई। उस टेबल से 8 नंबर की बॉल गायब थी। माइक उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी एक आवाज हुई और माइक के आगे की फर्श अपने आप नीचे गिर गई। ऐन वक्त पर बेन ने माइक को बचाया। अगर माइक ने एक पैर भी आगे डाला होता तो वो सीधा 15वीं मंजिल से जमीन पर जा गिरता। सब फर्श से दूर रूम की दीवार से जाकर चिपक गए। इसी बीच अमेंडा की नजर ऊपर दीवार में लगे लॉकर्स पर गई। वो काफी फुर्ती से ऊपर की ओर बढ़ने लगी और आखिरकार उन लॉकर्स तक पहुंच ही गई।
पर उस लॉकर को खोलने के लिए 4 नंबर के पासवर्ड की आवश्यकता थी। इसी बीच जोई की नजर दीवार पर टंगे बुक शेल्फ पर गई। वो समझ गई थी कि वो कोई बुक शेल्फ नहीं बल्कि एक पजल था। जोई काफी बहादुरी से दीवार की आड़ लेकर पजल के पास पहुंची, पर वो पजल दीवार के ऊपरी हिस्से में लगा हुआ था। तब माइक जान की बाजी लगाकर जोई की मदद करने उसके पास पहुंचा और जोई को ऊपर पहुंचने में मदद की। उसे सॉल्व करने के बाद जोई को 9810 ये नंबर मिला। अमेंडा ने वो नंबर लॉकर के पासवर्ड में डालकर देखा, लेकिन सब व्यर्थ। लॉकर तो नहीं खुला, लेकिन गलत पासवर्ड डालने की वजह से फर्श का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। उससे बचने के लिए माइक और बेन भी उस बुक शेल्फ से जाकर लटक गए जहां जोई पहले से मौजूद थी, पर उन तीनों के भार की वजह से वो बुक शेल्फ ही दीवार से छूटकर लटकने लगा। तब जोई बड़ी हिम्मत से पास ही लगे स्टैंड की ओर बढ़ने लगी। हालांकि बदकिस्मती से वो उस हैंडल को पकड़ नहीं पाई और सीधा फर्श के आखिरी हिस्से पर जाकर गिर गई। काफी ऊपर से गिरने की वजह से उसे चक्कर आने लगे थे। बाकी सब उसे आवाज देकर उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर जोई लगभग अपने होश खो बैठी थी। तभी जेसन नीचे आया और उसे उठाकर ऊपर ले गया। होश में आते ही जोई के दिमाग की घंटी बजी और उसने अमेंडा से कहा कि अगर ये रूम उल्टा है तो जरूर पासवर्ड भी उल्टा ही होगा। उसने अमेंडा को 9810 की जगह 0186 डालकर देखने के लिए कहा। जोई की सोच एकदम सही थी। पासवर्ड डालते ही वो लॉकर खुल गया और अमेंडा ने उसके अंदर रखी 8 नंबर की बॉल को अपनी जेब में रख लिया। ये बॉल ही उस दरवाजे का डोर नॉब था। लेकिन अमेंडा की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उस दरवाजे तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। अमेंडा बड़ी फुर्ती से पूल टेबल से लटक गई और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी, पर तभी बीच में ही बॉल उसकी जेब से निकलकर फर्श के आखिरी हिस्से पर गिर गया। बाकी सब उसे उस बॉल को छोड़कर वापस आने के लिए कहने लगे, पर अमेंडा ने उनकी एक नहीं सुनी और वो खुद भी फर्श पर कूद पड़ी। अमेंडा ने बॉल तो ले लिया, पर तभी वो फर्श का हिस्सा भी नीचे गिरने लगा। अमेंडा ने उस बॉल को जेसन की ओर उछाल दिया और खुद फोन के वायर से लटक गई, लेकिन वो वायर ज्यादा देर तक अमेंडा का भार झेल नहीं पाई और आखिरकार अमेंडा बाकी सबकी जान बचाकर खुद मौत के आगोश में चली गई। अमेंडा को मरते देख सबको एक धक्का सा लग गया था। जोई का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इसके बाद वे सब दरवाजा खोलकर अगले कमरे में गए। जेसन के अलावा बाकी सब सदमे में थे। जेसन बिल्कुल भी वक्त गंवाने के मूड में नहीं था। उसने सबसे कहा कि जो मर गए हैं उनके बारे में शोक मनाने से ज्यादा जरूरी है ये गेम पूरा करना। इसीलिए सब जल्द से जल्द दरवाजा और क्लू ढूंढना शुरू कर दे। इसके बाद सबने कमरे की तहकीकात शुरू कर दी। वो कमरा अस्पताल की तरह दिख रहा था। वहां 6 अलग अलग बेड थे और हर बेड पर पेशेंट की रिपोर्ट थी। वे पेशेंट कोई और नहीं बल्कि इस गेम के कंटेस्टेंट्स यानी जोई, जेसन, बेन, अमेंडा, माइक और डैनी थे। दरअसल वे सब जिंदगी में एक बार किसी न किसी हादसे में मरते मरते बचे थे। गेम डिजाइनर ने इस रूम को अस्पताल के उन कमरों की तरह ही डिजाइन किया था जैसे कमरे में वे लोग एडमिट थे। जोई ने अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताते हुए कहा कि वो अपनी माँ के साथ प्लेन से जा रही थी। तब अचानक बीच जंगल में उनका प्लेन क्रैश हो गया। इस क्रैश में जोई की माँ का वहीं देहांत हो गया। लगभग 1 हफ्ते की छानबीन के बाद पुलिस को जोई मिली थी। इस पर जेसन ने कहा कि उसने भी जोई को टीवी पर देखा था और शायद इसी वजह से मूवी की शुरुआत में अमेंडा को भी लगा था कि उसने जोई को कहीं देखा था। जेसन ने भी अपनी कहानी बताते हुए कहा कि वो और उसका एक कॉलेज फ्रेंड एक बार ट्रिप पर गए थे। उस दौरान जब वे समंदर के बीचों बीच लहरों का मजा ले रहे थे तब अचानक उनकी बोट पलट गई। उस कड़कती ठंड में उनके पास एक ही जैकेट था। अचानक जेसन का दोस्त काफी गुस्सेल होने लगा और पागलों की तरह जेसन पर झपट पड़ा। फिर जेसन के दोस्त ने उससे जैकेट छीना और अगले दिन खुद ही तैरते हुए वहां से चला गया। अगले दिन रेस्क्यू टीम आई और उसने जेसन को बचा लिया। दरअसल जेसन के दोस्त को ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया हो गया था। हाइपोथर्मिया इस रोग में जब इंसान के शरीर का तापमान बाहरी ठंड झेल नहीं पाता तब उसकी दिमागी हालत में बिगाड़ आता है और वो काफी गुस्सैल स्वभाव का आदमी बन जाता है। इसी वजह से जेसन का दोस्त बीच में ही गुस्सैल हो गया था और उसे मारने लगा था। इसी तरह माइक ने भी अपनी कहानी सुनाई। माइक पहले खदान यानी माइंस में काम करता था। एक दिन ऐसे ही वो और उसका छोटा भाई 11 कामगारों के साथ खदान में काम कर रहे थे
और अचानक वो खदान उन पर आ गिरी। उसके भाई के साथ बाकी सब वहीं मारे गए।